सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हुए आप लोगों को पढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए आज हम सेकंड पार्ट यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने राजन सीरीज कंप्लीट करा दी है। राजन सीरीज आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम पहले सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं पवन सीरीज के। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, थर्ड पार्ट भी। उसके बाद आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे पवन सीरीज के भी सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। क्वेश्चन नंबर 43 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया है? अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे होता है, ये कौन सा वाद मानता है? बिहाइंड द कर्टेन किसने कहा है दोस्तों? ये मानना था प्रकृतिवाद का, और प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक थे रूसो। और रूसो का ही ये कथन है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कथन किसका है? अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ये कथन है रूसो का, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ में किसे स्वीकार करता है? आदर्शवाद सत्य और यथार्थ में किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक एवं भौतिक संसार, या फिर कोई नहीं? दोस्तों, जो आदर्शवाद है ये आध्यात्मिक संसार को स्वीकार करता है। आदर्शवाद सत्य और यथार्थ के रूप में आध्यात्मिक संसार को स्वीकार करता है, लेकिन जो यथार्थवाद, आदर्शवाद की जो मूल भावना है वो है सत्यम शिवम सुंदरम की। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? ब्रूबेकर, हेंडरसन, रॉस, या फिर जेम्स? दोस्तों, ये कथन है रॉस का कि आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। और रॉस किसको मानने वाले थे? रॉस मानते थे आदर्शवाद को। इसके अलावा हेंडरसन भी आदर्शवाद के ही समर्थक थे, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर विलियम जेम्स आप सभी को पता है कि प्रयोजनवाद को मानने वाले थे। मैंने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तीनों को ही अपने क्लासेस में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया है कि तीनों की विचारधारा क्या थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज आप लोग क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो वहां पर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चनिंग मेथड के किस दार्शनिक की देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, याद रखिएगा। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? हीगल का, रोजन का, हॉर्न का, या फिर जॉनसन का? संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, ये कथन है हीगल का। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, संबंध विधि, या फिर आलोचनात्मक विधि? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सा, संबद्ध विधि। संबद्ध विधि के जो प्रणेता है वो प्लेटो है, और ये क्या है? एक शिक्षण विधि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई? स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? जॉन ड्यूबी ने, हैरिंगटन ने, अगस्त कॉम्टे ने, या फिर डनकन ने? कल भी आपने ये क्वेश्चन राजन सीरीज में देखा था। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है, जॉन ड्यूबी। और दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल और समाज। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, अगस्त काम्टे ने, जॉर्ज पेने ने, या फिर आर जी कलिंगवुड ने? राइट आंसर है ऑप्शन आ, पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है? प्यार का घर। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद रखना तो आप याद कैसे रखोगे? यहाँ पर आप देखिए, प्यार में प से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है प्यार, और यहाँ पर आप देखिए प से पेस्टोलॉजी भी। तो प्यार का घर किसने कहा है? स्कूल को प्यार का घर कहा पेस्टोलॉजी ने। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व,
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व या फिर भौतिक तत्व? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? टैगोर का, अरस्तू का, स्वामी विवेकानंद का या फिर महात्मा गांधी का? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। और ये क्वेश्चन आप देखिए 2016 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन का नाम नहीं है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा या फिर पत्राचार शिक्षा? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि दोस्तों दूरस्थ शिक्षा को हम मुक्त अधिगम भी कहते हैं, इसके अलावा बाहरी अध्ययन भी कहते हैं, पत्राचार शिक्षा तो कहते ही हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सा दिया है सह शिक्षा का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियां एक ही क्लास में बैठ करके साथ साथ पढ़ाई करते हैं जिस भी स्कूल में, उसे हम कहते हैं सह शिक्षा, दोनों लोगों को समान रूप से शिक्षा। तो ये जो सह शिक्षा है दोस्तों, ये दूरस्थ शिक्षा इसे हम नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता था? 8 वर्ष के बच्चों को, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या फिर 11 वर्ष के? दोस्तों जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें 6 या 8 वर्ष के बालकों का प्रव्रज्या संस्कार होता था। तो दोस्तों प्रव्रज्या संस्कार में क्या होता था मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। प्रव्रज्या संस्कार में बच्चे को अपना सिर मुंडवाना पड़ता था, पीले वस्त्र धारण करने पड़ते थे और शिष्य के रूप में उसे स्वीकार करने के लिए उसे गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती थी कि उसे शिष्य के रूप में वो स्वीकार कर ले। तो इस तरीके से उसके बाद जो उनके गुरु होते थे वो उनसे तीन लाइनें बोलने को कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीनों का आप नाम याद रखिएगा। ऑप्शन आ 8 वर्ष की उम्र में बिल्कुल सही है, कहीं कहीं 6 वर्ष से मिलता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है 6, तो राइट आंसर ऑप्शन आ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1937 में, और वर्धा सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, क्योंकि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना या फिर उपयुक्त सभी? आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रकृतिवाद है ये बच्चों को सबसे अधिक देता है कौन सी शिक्षा? करके सीखने की शिक्षा। और बच्चे प्रकृति में जाएंगे तो खेलेंगे भी निश्चित रूप से, तो खेल कूद की भी शिक्षा वहां पर मिलती ही है। स्व अनुभव, जब वो खुद कोई कार्य करेंगे तो उनको अनुभव भी होगा, कोई कार्य अगर गलत हो गया तो फिर उसको वो सही करेंगे, उनको एक अनुभव हो गया कि इस तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना, ये सभी चीजें सिखाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या फिर उपयुक्त सभी? आप सभी को मैंने बताया था गांधी जी बुनियादी शिक्षा के जनक है, साथ ही साथ उन्होंने हस्तकला पर बहुत ध्यान दिया। हस्तकला का मतलब है दोस्तों जैसे लोग कुटीर उद्योग करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि खादी उद्योग होता है, चरखा चला करके बहुत सारे लोग काम करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग चटाइयाँ बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें, लकड़ी के सामान या मूर्तियां, ये सभी चीजें आती हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के अंतर्गत। तो इन सभी की शिक्षा देने के पक्ष में थे गांधी जी। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। हस्तकला की शिक्षा यानी कि किसी ना किसी कार्य में बच्चा निपुण हो, कोई ना कोई स्किल सीखे, ताकि वो आगे चल करके उसे अगर रोजगार करना हो तो वो कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ भी ना सीखे, केवल और किताबी ज्ञान ही उसके पास रह जाए। क्वेश्चन नंबर 59 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉबेल, रूसो, जॉन ड्यूबी या फिर डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी? दोस्तों डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं जॉन ड्यूबी। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? एनिस का, लुइस क्रिसबर्ग का, प्लेटो का या फिर रायबर्न का? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा, लुइस क्रिसबर्ग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया?
अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 41? राइट आंसर है ऑप्शन सा अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 62 है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए या फिर बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जनसंख्या को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए भी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो जीवन स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को या फिर 9 सितंबर 1985 को? राइट आंसर है ऑप्शन आ 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 8 जून? राइट आंसर है ऑप्शन सा 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या फिर समाज की? दोस्तों, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस बच्चे के परिवार की। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों होती है परिवार की। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार से ही बच्चों में संस्कार के बीज पड़ते हैं। तो बच्चों में मूल्यों का विकास सबसे पहले परिवार ही उसे देता है। आप सभी को पता है, अगर कोई भी बच्चा कोई भी चीज गलत करता है तो सबसे पहले लोग उसके परिवार पर ही जाते हैं, इसको ऐसी शिक्षा मिली होगी तभी ये ऐसा कर रहा है। और अगर वो अच्छा कर रहा है तो भी सबसे पहले उसको परिवार को ही श्रेय मिलता है कि इसके माता पिता ने इसको जरूर अच्छे संस्कार दिए होंगे। तो इसीलिए जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बा ही होगा, परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या फिर उपयुक्त सभी? ये सभी चीजें राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है और यहाँ पर भी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। चाहे जातिवाद हो, चाहे प्रांतीयता हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, ये सभी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या फिर प्रतिस्पर्धा? दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या होता है। अत्यधिक गरीबी सबसे पहला कारण है, बच्चे गरीब होते हैं तो माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, चलो कुछ कमा ही लेगा। अशिक्षा भी, माता पिता अशिक्षित होते हैं या उतने समझदार नहीं होते हैं तो बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है कि माता पिता गरीब होते हैं, बच्चे हैं 4-5 बच्चे, तो कैसे उनको पढ़ाएं, क्योंकि उनके सामने सबसे पहले उनके भरण पोषण, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सभी ऑप्शन क्या है, ये सभी बाल श्रमिक बनने के कारण हैं। तो यहाँ पर पूछा है कारण नहीं है, बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है, वो क्या है, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? दोस्तों, दिवा स्वप्न के लेखक हैं गिजुभाई बधेका और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चा स्कूल से बाहर ग्रहण करता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका पास पड़ोस हो, चाहे वो कहीं पर घूमने गया हो, हर चीज जहां से भी कुछ सीखता है स्कूल की बाहरी दुनिया में, वो सभी होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो ना तो स्थान निश्चित होता है, ना तो समय निश्चित होता है, ना और स्वतंत्रता तो पूरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? आप सभी को पता है राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी भाषा को, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। सेम यही क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आपने देखा था। इसके अलावा आप लोगों ने राजन सीरीज में भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हुए देखा है और आप देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है,
शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, तो शिक्षा जो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा बनता है और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शाब्दिक अर्थ पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है कोई भी। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना और ये संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा बन गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। ये सभी राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। सबसे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। इसे ही हम शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं और त्रिमुखी प्रक्रिया के जो जनक है वो कौन है? शिक्षा को त्रिमुखी किसने माना है? आप सभी को पता है, शिक्षा को त्रिमुखी माना है जॉन ड्यूबी ने। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन की कला। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो आप स्किल यूज करते हो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए, वो है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। कौन कौन सी युक्तियों का, कौन कौन सी विधियों का आप प्रयोग करते हो? करके सीखने की विधि, व्याख्यान विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी विधियां हैं। इन सभी का प्रयोग करके आप शिक्षण को बहुत ही अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का, रूसो का, फ्रॉबेल का या फिर मॉन्टेसरी का। राइट आंसर है ऑप्शन सा फ्रॉबेल का। ये कथन किसका है? फ्रॉबेल का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 77 है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई 1909 में, 1919 में, 1929 में या 1939 में। राइट आंसर है ऑप्शन द मारिया मॉन्टेसरी आई थी 1939 में हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या फिर राष्ट्र का। सबसे अधिक दबाव है या सबसे अधिक उत्तरदायित्व, सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है जनसंख्या शिक्षा के लिए? वो है शिक्षकों पर, क्योंकि शिक्षक ही इसके बारे में शिक्षा दे सकता है बेहतर तरीके से बच्चों को। तो इसीलिए जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षकों का है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या फिर शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। पाठ योजना का मतलब ही होता है जो शिक्षण आप करने जा रहे हो वो योजनाबद्ध हो। जब आप सारी चीजें लेसन प्लानिंग करके जाओगे घर से सब कुछ अच्छे से समझ करके, तो आप जाओगे तो बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर पाओगे और सारी बातों को बता भी पाओगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें बालक परिवार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 83 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस शिक्षण क्षेत्र में है? तो राइट आंसर हो गया उद्देश्य में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने हेतु। दोस्तों आचार्य राम मूर्ति समिति गठित की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा
और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? प्रोफेसर यशपाल समिति, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी राजन सीरीज में भी अच्छे से आप लोगों को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? दोस्तों, जो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां थी ये संबंधित थी उच्च शिक्षा से। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी को आपको करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट तो जरूर करिएगा। आपके कमेंट, आप लोग के लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। और आपको नीचे इस तरीके से एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और उसके बगल में आपको जस्ट एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तभी जाएगा जब आप घंटी के निशान को भी प्रेस किए रहेंगे। और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले हम लोगों ने आपके सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बनवाए, उसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं चैप्टर वाइज, उसके बाद सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज को कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी को हम बेहतर बना रहे हैं। तो बस ऐसे ही जुड़ करके हमारे चैनल से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए ताकि आपके एग्जाम में भी सबसे बेस्ट स्कोर आए। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए आप। आपको साइड में आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, सभी विषयों को समझ सकते हैं और एग्जाम में अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।